आप लोग बताओ, मेरी आवाज सबको सही आ रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर किया हूं वो दिख रहा है? स्क्रीन शेयर किया हूं वो दिख रहा है? ये बता दो। सर। यस सर। यस सर। एक मिनट रुको। देखो बच्चों, होता क्या है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर काफी अच्छे से रिवीजन किया। क्या नाम था उसका? मोल कॉन्सेप्ट। उसका क्या नाम था? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड चैप्टर क्या था जिसका रिवीजन किया था? सेकंड चैप्टर कौन सा रिवीजन किया था हम लोगों ने? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? अरे यार, ये मैंने कौन सा चैप्टर ले लिया? एक बार ही आप लोग रुक जाओ, मैंने गलत चैप्टर ले लिया। एक बार आप लोग रुको, मैंने रॉन्ग चैप्टर ले लिया। पर रुक जाना यार। एक सेकंड को यार, कुछ मिस कर रहा हूँ। एक बार रुको बच्चों, एक बार रुको आप लोग। एक बार रुको आप लोग थोड़ा सा। को बच्चों 10 सेकंड, 10 सेकंड रुको। थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हाँ सही होगी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये बताओ। यस सर। नो सर। नहीं दिख रहा किसी को? यस सर। यस सर, दिख रहा है। अब देखो हमने क्या किया।
हमने क्या किया कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर काफी मजे से पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट। किसी को कोई दिक्कत आया? बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? यस सर, किए थे। बुक का कोई दिक्कत आया? नहीं आया होगा। नो सर। सेकंड चैप्टर क्या था? सेकंड चैप्टर हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें भी मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम मजे से आप लोग किए होगे, कोई दिक्कत नहीं आया। आप लोग का एग्जाम भी 17 अक्टूबर से है। आप लोग का बस 2 चैप्टर और पढ़ाना है, एक पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम अपना आप लोग के पीरियोडिक टेबल रिवीजन कराऊंगा, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें। हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हैं, तो आप बताओ। बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, नियर अबाउट पीरियोडिक टेबल में 115 के आसपास एलिमेंट है। सभी एलिमेंट को हम लोग कैसे शो करते हैं? एक मिनट में आप लोग का चैट बॉक्स ओपन कर लूं। सभी एलिमेंट को हम लोग कैसे शो करते हैं? कुछ ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। हम लोग जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो यार देखो, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे मानो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन के बाद क्या क्या मैंने नियॉन ले लिया, सोडियम ले लिया। तो पता है क्या, मानो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और ये है 1, 2, 4, 6, 12। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। और इसका कितना था? 20 के नियर अबाउट होता होगा। इसका कितना? 11। और ये होगा 23। अब पता है क्या हुआ था, जब पीरियोडिक टेबल बना था ना, तो होता क्या है कि हम उसको एक बक्से में क्यों डालते हैं? मतलब ये कि जिसका प्रॉपर्टीज एक जैसे मिलता है ना, यानी जिसका प्रॉपर्टी, जैसे मानो कोई एक पेरेंट्स है, तो उसकी प्रॉपर्टीज उसके तीनों किड्स या फिर चारों किड्स से मैच करेगी ना, तो इसको एक फैमिली में रखा जाएगा, ताकि हाँ इन सबकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, मेंटोलिटी मैच करती है। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट के साथ हुए जिनकी मेंटोलिटी मैच की, उनको एक पीरियड में या फिर एक रो में रख दिया गया। जिस तरीके की भी मेंटोलिटी, यानी उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मींस वो रिएक्शन करके बनाते क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं ना धुआं निकालते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वो कैसे दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं, या फिर सॉलिड होते हैं, या फिर पॉजिटिव होते हैं, या फिर नेगेटिव होते हैं। जिनकी भी ऐसी प्रॉपर्टीज मिली ना, उनको एक रो में या फिर एक कॉलम में रख दिया गया। तो जो हमारा जो ओल्ड थ्योरी था, ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या था, इसका एटॉमिक मास 1 है, 4 है, 12 है, 20 है, 23 है। ओल्ड ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है क्या बोला गया था? ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था, जो भी एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, अगर हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। जैसे देखो, जैसे क्या बोला गया था, ये देखो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये बोला गया था अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी एक दूसरे से, यानी इन सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करेगी। तो ओल्ड थ्योरी में कुछ ऐसे ही बताया गया था, कुछ ज्यादा नहीं बताया गया था। तो ओल्ड थ्योरी सबसे पहले लिखो, ओल्ड थ्योरी क्या चीज है। कभी कभी डायरेक्टली ये पूछता है ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी, ओल्ड थ्योरी में ये बोला गया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स is the function of is the periodic function of their atomic masses, their atomic masses। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जो चीज बार बार रिपीट होते हैं ना, उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। जैसे मानो क्या बोलते हैं, हम लोग का क्लास है, क्लास कितने 45 मिनट का है, 45 मिनट का, 45 मिनट का फिर से एक और क्लास आएगा, उसके बाद फिर से एक और क्लास आएगा, उसके बाद, यानी कि क्लास रिपीट होता है, इसलिए बोलते हैं एक पीरियड जो है 45 मिनट का है। एक पीरियड जो है 45 मिनट का है। जो ईयर है ना, ईयर को भी हम लोग पीरियड बोल सकते हैं, यानी कि 365 डे में 365 डे अगर वेट करेगा ना, तो फिर से एक और ईयर आ जाएगा। तो ये सब डे है, डे को भी हम लोग पीरियड बोल सकते हैं, यानी कि अगर तुम 12 से 24 घंटे तक वेट कर लिए ना, फिर अगला दिन आ जाएगा। तो ये सब जो भी चीज अपनी चीज को दोहराती है वो बोल सकते हैं पीरियड है।
तो फिर ऐसे ही कुछ इसमें भी है कि कुछ टाइम जाने के बाद यानी कुछ एलिमेंट के बाद फिर से वही रास्ते वही जैसे दोहराती हैं। ये तो हो गया ओल्ड थ्योरी। अब न्यू थ्योरी में क्या बोला गया था, कोई बताएगा न्यू थ्योरी किसने दिया था? कोई हेनरी मोजे। हाँ, मोजले ने दिया था, मोजले ने। जो न्यू मॉडर्न थ्योरी थी पीरियोडिक टेबल की, मोजले ने दिया था। एटॉमिक मासेस, हाँ एटॉमिक मासेस। अब देखो मोजले ने क्या बोला था, मोजले ने ये बोला था, उन्होंने न्यू थ्योरी दिया था, न्यू थ्योरी दिया था। यानी किसी को मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग का। ये इसमें ये बोला था इन्होंने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties of elements is the periodic function of their atomic masses, is the periodic function of their atomic masses। एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर देखो, पहला क्या था, पहला ये था हमारा, पहला ये था कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करता था, इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती थी। लेकिन नया न्यू थ्योरी क्या बोला कि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। मास को, मास वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया और एटॉमिक नंबर बोल दिया। ठीक है, पता चल गया तुम लोग को? बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। एटॉमिक नंबर इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आओ बच्चों, ये बताओ आप में से कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? सर याद है, थोड़ी बहुत। सही याद है। किसी को पूरा याद है? किसी को पूरा? याद है। कोई ऐसा है जिसको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है? मुझे लग रहा है बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। मैक्सिमम लोगों को 1 से 30 या फिर 40 तक याद होगा। मैक्सिमम लोगों को 1 से 30 या 40 तक याद होगा, और इतना तक याद होना भी बहुत जरूरी है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, सबके सब पूरा का पूरा याद करें। ये बताओ, ये लोग, आप लोग इतना पूरा याद कर पाओगे? कर पाओगे इतना पूरा? अगर मैं पूछ दूं इसका क्या नाम है, बीआई का क्या नाम है, तो क्या बोलोगे आप लोग? बेंजीन। अरे बेंजीन कहाँ से आ गया, बिस्मत हुआ। डब्लू का क्या नाम है? डब्लू का क्या नाम है? अरे इतना भी नहीं जानते आप लोग? टंगस्टन नहीं जानते आप लोग? टंगस्टन। यस सर, जानता है। जेडन का क्या नाम है? जेडन का क्या नाम है? जिंक। देखो हम लोग कुछ ऐसे काफी अच्छे ट्रिक से याद करेंगे और डायरेक्टली आप लोग को एलिमेंट याद कराएंगे। जैसे लोग, कई लोग याद कराते हैं, हाँ, जैसे क्या HINA, इसको याद कराते हैं, हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसे लोग याद कराते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को पता भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, पता नहीं क्या क्या ऐसे बोलते हैं आप लोग। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आप लोग को डायरेक्टली एलिमेंट याद कराऊंगा। डायरेक्टली जो एलिमेंट है ना, हीलियम, लिथियम, जो भी है, वो डायरेक्टली मैं एलिमेंट याद कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो सभी को इंटरेस्टेड है मेरे साथ याद करने के लिए? यस सर। आओ देखते हैं। सबको मुझे लग रहा है, सबको मुझे लग रहा है हिंदी भी आती होगी काफी अच्छे से। यस सर, आती है। यस सर। आओ देखते हैं। देखो, तो मैंने एक ब्लैंक सीट ले लिया, ब्लैंक सीट। अब ब्लैंक सीट में मैं सबसे पहला जो ग्रुप है, यानी कि एस ब्लॉक में मैं भरूंगा। क्या क्या आता है, हलीना ने की रब से फरियाद। उससे पहले हाइड्रोजन, मैं ये लिथियम, बताऊं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम। देखो याद करने का तरीका, एक बार चुप हो जाओ आप लोग। याद करने का तरीका मैं बोलूंगा, हलीनाक रब कसफर, हली ना क रब कस पर। आप बताओ, इससे डायरेक्टली एलिमेंट याद हो रहा है कि नहीं? इससे डायरेक्टली एलिमेंट याद हो रहा है कि नहीं? आप बताओ, डायरेक्टली एलिमेंट याद हो रहा है? यस सर। दूसरा देखो, यस सर। दूसरा है बेमग का सरबारा, बेमग का सर बारा। ये मैं, पता है, ये मैं अपने क्लास 9th में याद किया था, तभी से मुझे अभी तक भूलता नहीं है। तो मैं आप लोग से भी सेम उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अगर ऐसे याद कर लिए ना, तो आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। एक बार अगर याद कर लेना तो कभी नहीं भूलेगा। और इसके ना, अगर एक बार ये याद कर लेना, तो आप लोग का ऑर्गेनोमेट्रिक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया,
पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि आप लोग चुटकी में लगा, चुटकी में क्या, जैसे मानो अदर 2 मिनट में करेंगे तो आप लोग 30 सेकंड में ही कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। समझ गए आप लोग बात को? पहले वाले को क्या बोलेंगे, हली नाक रबकस फर, और दूसरे वाले को बेमगका सरबारा। आसान है ना काफी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आसान है काफी। तीसरे देखो, अब इसमें आ जाओ पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में बोलोगे सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। ह ली ना क रब कस फर बे मग का सर बारा। हम तो ऐसे बोलेंगे ना कि आप लोग ऐसे ब्लैंक शीट लीजिए, उसका प्रिंट आउट कराइए और उसमें हिंदी में लिखिए, हली ना रब कस फर बे मग का सर बारा। मैंने ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था, तो मुझे काफी अच्छे से याद है। मैं तो यार 10 मिनट में पीरियोडिक टेबल पूरा बना देता था। मुझे लग रहा है आप लोग भी बना लोगे अगर आप लोग को ऐसे याद हो तो। अब देखिए, अब तीसरे वाले में क्या, पी ब्लॉक में आ जाइए, इसमें क्या, ब अलगा इंटल, ब अलगा इंटल, ब अलगा इंटल। और उसके बाद क्या आता है, कसीगे सनपब, कसीगे सनपब, कसीगे सनपब। उसके बाद क्या आता है, नप अस सबबी, नप अस सब बी। आसान है कि नहीं यार, एक बार बोलो ना आप लोग, कोई टफ? यस सर। आप लोग को डायरेक्टली एलिमेंट याद होगा, आप लोग को डायरेक्टली एलिमेंट सर याद। बोरन वाला बता दीजिए। ब अलगा इंटल, ब अलगा इंटल, डायरेक्टली आप लोग को एलिमेंट याद होगा। कसी कसी गे सन पब, कसी गे सन पब। उसके बाद क्या, नप अस सब बी, नप अस सब बी। उसके बाद ओस से टेपो, ओ स से टे ओ, ओस से टेपो। बहुत ही आसान है यार, एक बार अगर आप लोग ना क्या बोलते हैं लगातार 5-6 दिन ऐसे याद कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा 20-20 मिनट, एकदम कभी नहीं भूलेगा आप लोग को। ओस से टेपो। उसके बाद आया फक्कल बरइट, फक्कल बरइट, फक्कल बरइट। उसके बाद ये डायरेक्टली याद कर लेना, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडॉन, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। इतना पता चल गया आप लोग को? कोई दिक्कत है यार? कितना यस इजी सर। है, कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग एक बार ऐसे याद कर लेना। सबसे पहली बात 30 तक तो आप लोग को याद ही होगा। अब आइए एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में भी बहुत लोग को टफ लगता होगा। एफ ब्लॉक भी कुछ ऐसा ही है। इस पे लिखिए सी पर नडपम, सी पर नडपम, सी पर नडपम, सम यू गड, सम यू गड। उसके बाद तब डाई हो, तब डाई हो, तब डाई हो। उसके बाद ईयर तम यबलू, ईयर तम यबलू। कोई दिक्कत ऐसे, सी पर नडपम सम युगड तब डाई हो ईयर तम यबलू। वैसे आप लोग ग्रीन कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब तो लिख लिया मैंने, चेंज कर फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। सी पर नडपम, सी पर नडपम सम यू गड तब डाई हो, तब डाई हो ईयर तम यबलू, ईयर तम यबलू। कोई दिक्कत है यार? आप लोग बस एक कुछ दिन का मेहनत है, एक बार अगर आप अच्छे से याद कर लेना तो कभी नहीं भूलेगा ये। उसके बाद क्या, थपाऊ न पप्पू, थपाऊ न पप्पू, थपाऊ न पप्पू। अम कम बक कफ, अम कम बक कफ। इस फम मड नोलर, इस फम मड नोलर, मड नोलर। आप लोग को ये कभी नहीं भूलेगा, एक बार अगर आप अच्छे से याद कर लिए ना, अपना ही ट्रिक बना के याद कर लिए, कभी नहीं भूलेगा। पहला का क्या, हलीना करब कसफर बेमग का सर बारा ब अलगा इंटल कसीगे संपब नप अस सबबी उससे टेपो फक्कल बरेट हीलियम नियान आर्यन क्रिप्टॉन जेनान रेडान। और एफ ब्लॉक का क्या, सी पर नडपम सम यू गड तब डाई हो ईयर तम यबलू थ पाऊ न पपऊ अम कम बक्कफ स्फम मडनोलर। आप लोग को याद हो जाएगा कि नहीं ऐसे? यस सर।
एकदम हिंदी है, कोई Yes, sir. तो बहुत ही अच्छा है। और एक बार याद कर लेना, आप लोग के जेई के लिए, नीट के लिए क्या लाजवाब है, कम से कम काफी ज्यादा आप लोग का मतलब कि हेल्प करेगा ये, और हर जगह करेगा। आप लोग अदर से काफी बेटर होंगे, इतना मान लीजिएगा। इसका देखिए इसका। अब आइए डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में क्या है? स्क्वाइलैक। स्क्वाइलैक, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। स्क्वाइलैक, स्क्वाइलैक, ये क्या लेंथेनियम हो गया और ये क्या एक्टेनियम हो गया, स्क्वाइलैक। ठीक है। उसके बाद टीजर हफरफ, टीजर हफरफ, टीजर हफरब, वो नब टाडब, वो नब टाडब, टाडब। उसके बाद क्या? कर्मो वसग, कर मो व सग। उसके बाद क्या? मन टक रे बह, मन टक रे बह, मन टक रे बह। उसके बाद क्या? फेरू असहस, फेरू अस हस, फेरू असहस। उसके बाद क्या? को रह ईयर मत, को रह ईयर मत। नी पड पट, नी पड पट। उसके बाद क्या? कु अग औ, कु अग औ। उसके बाद क्या? जन कड अग, जन कड अग। एक बार आप लोग ऐसे याद करेंगे ना, बिल्कुल श्योर बोल रहा हूँ, 4-5 दिन में आप लोग को पक्का याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी ये बोल देता है कि बोरान फैमिली का क्या बोलते हैं, हाइड्राइड लिखिए या फिर कुछ लिखिए, तो आप लोग को पता चले बोरान फैमिली पता ही नहीं हो क्या कौन कौन से होते हैं, तो ब अलगा इंटल। कार्बन फैमिली बोल दे कसीगे संपक, नाइट्रोजन फैमिली बोल दे नप अस सब भी। समझ गए? ज्यादातर हेलोजन फैमिली बोलता है फक्कल बरेट। इसे ट्रेंड भी याद रहेगा, हर एक चीज याद रहेगा। समझ गए? इजी है कि नहीं? Yes, सभी sir. कमेंट बॉक्स में करके बताओ Yes, इजी है sir. कि नहीं। सभी कोई कमेंट बॉक्स में करके बताओ इजी है या फिर टफ है आप लोग के लिए। काफी अच्छा है यार। बहुत ही अच्छा है। एक बार ना आप लोग याद कीजिएगा, खुद से कभी ट्राई कीजिएगा ना, ऐसे ब्लैंक से प्रिंट आउट करा के हिंदी में लिख के फिर ऐसे कभी ट्राई कीजिएगा। देखिए अब क्या होता है, फिर से देखिए क्या होता है। ये जो इसको, इसी को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, इसी को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम लोग डी ब्लॉक बोल देते हैं, इसको हम लोग डी ब्लॉक बोल देते हैं, इसको हम लोग पी ब्लॉक बोल देते हैं, इसको हम लोग पी ब्लॉक बोल देते हैं, और इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोल देते हैं, इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है पता चल गया होगा। फिर से देखिए क्या होता है, फिर से बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। अब बताइए, पहले वाले सेल में कितने सब सेल होते हैं? 1s ओनली होता है। दूसरे वाले में कितने होते हैं? 2s, दो 2p। 2p तीसरे वाले में कितने होते हैं? 4 3s, Yes. 3s 3p, 3p 3D. 3d और चौथे वाले में कितने होते हैं? 4s, 4p, p 4d, 4d 4f। अब रुकिए, हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने तीर यहाँ से मारना स्टार्ट करता हूँ, जिसको सबसे पहले तीर लिखेगा उसको सबसे पहले ऐसे ऐसे तीर मारना स्टार्ट करूंगा मैं। दिख रहा है मैं कैसे तीर कर रहा हूँ? दिख रहा है सबको? yes sir देखो, अब सबसे पहला जिसको तीर लगा, आप लोग माइक अपने एंड से बंद कर दीजिए, सबसे पहला जिसको तीर लगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हुआ? 1। वन माइक बंद, आना माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। देखो, सबसे पहले 1s, फिर क्या लिखेंगे? 2s। उसके बाद तीर किसको लगा? 2p को लगा। अरे माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। उसके बाद तीर किसको लगा? 2p को। 2p के बाद किसको लगा? 3s को लगा। उसके बाद किसको लगा? ये 3 ऊपर गया तो 3p को लगा। उसके बाद किसको लगा? 4s को लगा। उसके बाद किसको लगा? 3d को लगा। 4s से ऊपर आया तो 3d को लगा। उसके बाद किसको लगा? 4p को लगा। उसके बाद यहाँ पे 5s भी आता है, तो उसके बाद 5s को लगेगा। ऐसे ही ना बढ़ता जाएगा आगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमको पूरा याद करने की जरूरत थोड़ी है, हमको पूरा याद करने की जरूरत थोड़ी है। तो आप लोग बताओ, ये पता है जो जिस सब सेल की एनर्जी सबसे कम होगी ना, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते जाएंगे ऐसे, ठीक है। पता चला कि जो 3D की एनर्जी है ना वो 4p से भी कम है, इसलिए 3D वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, समझ गए। नहीं 3D वाले में 3D 4s की एनर्जी ना 3D से भी कम है, इसलिए हम 3D वाले में पहले 4s वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जो 4s की एनर्जी है वो 3D से कम है, इसलिए हम लोग 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आप बताइए अब इसको आप कैसे याद करें, आप लोग इसको ऐसे याद करें, ये क्या है, ये है एस एस, इसको आप लोग बोलोगे स्कूल 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 स्कूल। अब देखो ये है पी और ये है एस, पी और एस, इसको बोलोगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। और फिर से आ गया पी और एस, इसको भी बोलोगे पब्लिक स्कूल। फिर आ गया डी पी एस, इसको क्या बोलोगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बोलोगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल। कैसा लग रहा है यार, ये कैसा लग रहा है आप लोग को, अच्छा मस्त लग रहा है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, मस्त है ना, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को। यस सर। या फिर तो आप ऐसे बना के कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे याद कर लीजिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सही है ना, काफी अच्छा है आप लोग के लिए। हाँ FDPS, उसके बाद आएगा फिर FDPS, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज, आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसी को इसी एंथैल्पी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आओ बच्चों हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो होता यह है कि हमने क्या बना लिया, हमने एक एटम बना लिया, हमने एक एटम बना लिया। और मैं किसका एटम बना ले रहा हूँ, समझो मैंने मैग्नीशियम का एटम बना लिया। तो मैग्नीशियम में कितने, कैसे होता है यार, 12 24 ऐसे कुछ होता है, 12 24। अब देखो क्या होता है, Yes, sir. इसमें हमने क्या किया कि 12 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 12 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 12 भी नेगेटिव चार्ज होंगे, 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 भी इलेक्ट्रॉन होंगे, समझो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होता है कि मैंने क्या किया, बाहर से एनर्जी खूब ज्यादा दिया और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल लिया। तो हुआ क्या, इसका डेफिनेशन ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सोल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, जितना भी एनर्जी हमें लगाना पड़ा, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये कि हम बाहर से क्या किए, कुछ एनर्जी लगा के इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिए, किसका इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसी को आयोनाइजेशन, तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी ना उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया, समझ आ गया, यस सर। बोल दो यार सबको समझ आ गया कि नहीं। Yes, sir. यस सर। समझो कोई Yes, sir. समझो कोई एक एटम है ए, एटम है कोई ए, मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दिया, तो इसका क्या हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताएं कैसे किया, कैसे पॉजिटिव चार्ज आया। देखो पहले क्या था, पहले ये था कि एटम के मतलब जो न्यूक्लियस में 12 पॉजिटिव चार्ज था और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 12 इलेक्ट्रॉन था, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो क्या करता था, ये 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन को मैनेज करता था काफी अच्छे से। लेकिन हुआ ये कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन बचा, 11 इलेक्ट्रॉन बचा, और फिर भी प्रोटॉन की संख्या तो 12 ही है। तो अब क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को तो मैनेज करेगा, लेकिन क्या हुआ, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, उसी का चार्ज जो है यहाँ पे शो करता है, हाँ एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। Yes, sir. मुझे लग रहा है काफी अच्छा Sir. सबको हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत। एक बार ये वाला फिर से बता दो। देखो क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। समझो ये एटम है, मैं नेक्स्ट पेज यूज करता हूँ। समझो ये एटम है, एटम है, बीच में न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये बोल रहा है कि हम क्या किए, बाहर से कुछ एनर्जी दे दिए या कि फोर्स कर दिए, कुछ ऐसा किए कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है।
तो हम जितना एनर्जी लगाए हैं ना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ गया? यस सर। बट सर निकालते क्यों है? क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों होता है सर? अरे बहुत सारा ऐसा काम होता है, बता तो रहा, इलेक्ट्रॉन को ही तो कोई नहीं समझ पाया। आप बताओ, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे पॉजिटिव चार्ज बना लोगे, पॉजिटिव चार्ज इस पे बना लोगे। अब कोई कोई नेगेटिव चार्ज वाला आएगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, अभी एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज बना दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज बना दिए, दोनों का रिएक्शन करा दिए। क्या पता इसे कुछ जोड़ा बनाने के लिए करते हो। समझ गए? बहुत काम आता है यार, ऐसा बहुत काम आता है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। अभी आगे जाओगे तो बहुत सारे बॉन्ड हैवर्ट साइकिल, ऐसे कई एप्लीकेशंस इसके मिलेंगे। समझ रहे हो? यस सर। कई बार तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी पड़ती है ना, उसका भी इसी में कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होता है। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो आप लोग। सर हाँ हाँ बताओ। सर क्या पता ये बॉन्ड बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट से करते हो? हाँ बिल्कुल, अलग अलग एलिमेंट से। मानो एक एलिमेंट से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, तो इसमें हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पुट किया उसका हो गया नेगेटिव चार्ज, तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। समझ रहे हो? यस सर। ये देखो, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आई एक और बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें क्या होता है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और इसमें क्या करूंगा, चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैं क्या करूंगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन भर दूंगा इसमें, लेकिन उसमें बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको भगाएगा, क्योंकि सेम एक जैसे यार पसंद भी नहीं करते हैं। समझ रहे हो तुम लोग? सेम एक जैसे पसंद नहीं करते हैं। करेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा यानी दो लोग झगड़ा करेंगे, तो क्या होता है, एनर्जी दोनों लोग का लॉस होता है, यानी एनर्जी निकलती है। तो एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज the amount of energy released when an atom is added, when an electron is added to outermost shell of atom, ठीक है? किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यस सर। सबको समझ आ गया? अब देखो, अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, आइसोलेटेड गैसीय एटम है, पहले उसको हम लोग आइसोलेटेड गैसीय एटम में करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी हो। देखो, अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या होता है कि समझो कोई एक ये है एटम, कोई दूसरा एटम है, इससे कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ये जुड़े हुए हैं, अब होता क्या है, होता ये है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो ये खींचता ही है, अपनी तरफ खींचता ही है, क्या करता है, दूसरे का भी खींच लेता है, पड़ोसी का भी खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? अपना इलेक्ट्रॉन तो ये वाला खींचता ही है अपनी तरफ, दूसरों का भी खींच लेता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? इसका डेफिनेशन क्या है? इट सर इज एक और बार रिपीट कर दीजिए। देखो,
ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की प्रॉपर्टीज है। ये क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचता ही है, अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचता ही है। जिससे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, उसका भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। चुंबक समझ रहे हो, चुंबक, चुंबक क्या करते हैं, दूसरों को खींचते हैं अपनी तरफ, समझ गए। Yes, sir. यस सर। दूसरों का इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ खींचता है, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज the tendency of atom to attract the shared electron pair, defined as tendency of an atom to attract the shared electron pair, अरे लिख लेना यार आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशंस का कोई मतलब नहीं, आप लोग लिख लेना बुक से, मैं तो बस वैसे बता रहा हूं आप लोगों को। आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मेन चीज तो क्वेश्चन है यार। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सर बी होगा एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर Sir, पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक नंबर। सभी कोई बता, चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई, सभी। सबको मुझे लग रहा है पता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ CnPs फॉलोज द ऑर्डर। अब देखो क्या होता है, कसी गे सनपब, कसी गे सनपब, इसके बाद क्या होता है, नप अस सब भी, उससे टेपो, यानी कि हमसे ये चार चीजें दे दिया, हमसे ये चार चीजें दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका साइज बताओ। आप लोग बताओ, अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसकी साइज क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है, साइज छोटी होती है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है, सर इंक्रीज होती साइज बढ़ती है, सर, साइज बढ़ती है। तो आप बताओ, कभी भी इन दोनों से बड़ा तो यही दोनों होंगे ना, इन दोनों से बड़ा तो यही दोनों होंगे ना, P और S, यस सर। ठीक है। तो देखो, यस सर। अब देखो, अब हमें देखना है P और S में कौन बड़ा है। फिर से वही बात, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो यानी S वाला Decrease छोटा होगा। होगा, S वाला छोटा होगा, सबसे बड़ा तो सर बड़ा पी कौन सा, P वाला बड़ा होगा, P वाला बड़ा होगा ना। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों में P बड़ा है, उसके बाद क्या है, S बड़ा है, तो S भी है। अब देखो, अब आई बात C और N में, तो आप बताओ मैं क्या बोला, लेफ्ट से राइट जाने से, बड़ा होगा। हाँ, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, साइज कम होता है, तो यानी C बड़ा होगा, यानी C बड़ा होगा। फिर देखते हैं C किस में बड़ा है, इसमें C बड़ा है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सबको समझ आ गया, यस सर। सबको समझ आ गया होगा, मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ। अब देखो, ये कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि क्या आंसर आएगा, आप लोग इसको, सर सेकंड वाला आएगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ये पूछ रहा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और ऑक्सीजन का बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 1s2 2p5 2s2 2p 5 होगा या 3 होगा, सर 3 होगा सॉरी। हाँ। और इसका क्या होगा, 1s2 सर 4 2s2 लास्ट में 4 और 2p4। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का ऑर्बिटल बनाता हूँ, 2p4, इन दोनों का ऑर्बिटल बनाता हूँ। तो p के लिए कितने डब्बे बनते हैं,
3 3 डब्बे बनते हैं। इस ये भी पी है तो इसके लिए भी 3 डब्बे बनेंगे। अब देखो नाइट्रोजन वाले में पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना है, 4 है, मैंने भर दिया। अब होता ही है अगर हाफ फील्ड रहे, अगर पी ऑर्बिटल की बात करें, अगर हाफ फील्ड रहे, हाफ फील्ड यानी तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। या फिर फुल फील्ड रहे, फुल फील्ड रहे तो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, अदर कोई स्टेबल नहीं होता। या फिर हाफ फील्ड रहे या फिर फुल फील्ड रहे तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। और देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दें तो उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो तुम बताओ जब इतना ज्यादा स्टेबल है तो क्या तुमको कम एनर्जी देने से निकलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसमें क्या है, इसमें ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो इसको थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो क्या क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ आप लोग। सर बी आएगा। बी आएगा, डी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। सबको समझ आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर ए भी तो हो सकता है ना? हाँ नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा, ए नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का बात आ गई। और स्टेबिलिटी अगल बगल वालों के लिए देखते हैं, कार्बन के नाइट्रोजन के बगल में ही ऑक्सीजन है। ठीक, नेक्स्ट देखो लिखा है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, किसी को पता है? एल्कली मेटल। देखो एल्कली मेटल आंसर होगा, अब वो बताता हूँ कैसे। मानो एल्कली मेटल क्या होता है, हलीनाक रबकसफर, हलीनाक रबकसफर। अब इसमें क्या होता है, सबके लास्ट में ना कुछ ऐसे होता है, NS1 NS1 NS1, इसके पहले क्या होता है, NP0 होता है, NP यहाँ पे 6 होगा, NP6 होगा, ऐसे होगा NP6। N का मतलब क्या, उसका क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NS1। तब होता क्या है, ये जो S वाला डब्बा है और ये P वाला डब्बा है, तो इसमें 6 है और इसमें 1 है, तो होता क्या है, ये बहुत ही जल्दी निकल जाता है, बहुत ही जल्दी निकल जाता है, और ये फुल फील्ड वाला ऑर्बिटल बन जाता है, यानी बहुत ही स्टेबल बन जाता है। यानी कि एक अगर निकल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही जल्दी निकल के और ये पॉजिटिव बना लेता है, ये पॉजिटिव बना लेता है, समझ रहे हो? मतलब तुरंत ही निकल के ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव बना लेता है, तो इसलिए बोलते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी इसी ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल। सर फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा ना आंसर? हाँ फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, इसी को हम लोग एल्कली मेटल के नाम से भी जानते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, बिलोंग टू किस ब्लॉक? आप लोग बता सकते हो कौन से ब्लॉक का है? सर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक सर। और कोई? यार आप लोग का गलत बता दिया आप लोग। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। ये डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यानी कि 4s तो पहले भर गया, 4s तो पहले भर गया, उसके बाद में डी वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जिस ब्लॉक वाले में जाता है उसी ब्लॉक का तो एलिमेंट होता है ना। बोलो यार, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सर ऐसे तो 3d5 बाद में लिखना चाहिए ना एज कम्पेयर टू 4s2। अरे तो ये तो आप लोग को गुमराह करने के लिए दिया है, तो आप लोग ऐसे गुमराह थोड़ी हो जाएंगे। ओके सर। बताओ इतना ही इजी होता या फिर इतना डायरेक्टली दे दिया होता तो किसका नेट नहीं निकल जाता, किसका जे नहीं निकल जाता। ये तो आप लोग को गुमराह करने के लिए ऐसे दिया जाता है। सर ऐसे भी अकॉर्डिंग टू शेड पहले 3D लिखा जाता है ना? क्या 3D नहीं लिखा जाता? मैं क्या बोला हूँ कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो इस 4s की एनर्जी 3D से कम है,
4s की एनर्जी 3d से कम है। अब एनर्जी निकालने के लिए n+l रूल लगाते हैं, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। हाँ, इससे पता चल जाता है। समझ आ गया सबको? यस सर। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया होगा। फिर से वही क्वेश्चन यार, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन। क्या आएगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। Half-filled orbital in the p half-filled orbital. समझ रहे हो? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यस सर। समझ गए होगा यार, होशियार हो तुम लोग। ये पूछ रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप बट एल्कली मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब कोई पूछ दे कि हैलोजन ग्रुप को क्या होता है? फक्कल बरेट, फक्कल बरेट। और इसका क्या होता है? एल्कली मेटल का क्या होता है? हलीनाक रबकस्फर, हलीनाक रबकस्फर। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम एल्कली मेटल में नीचे जाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम इसमें जाते हैं, हैलोजन वाले में जाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी घटती है, रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रहा है? अब देखो क्या होता है। मैं क्या बोला हूं कि जो ये एल्कली मेटल है, ऊपर से नीचे जाओगे ना तो बहुत ही जल्दी अपना वो 1s वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, यानी s वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो इसी को इस वजह से ही पहचानते हैं। कई देखो, तुम लोग ये सुने हुए राजपूत लोग को ऐसे तलवार भाजने के नाम से पहचानते हैं, पंडित लोग को पूजा पाठ के नाम से पहचानते हैं, ऐसे जानते हो आप लोग? ज्यादातर पहले होता था, बता दो यार। यस सर। तो ऐसे ही कुछ इसमें है, जो एल्कली मेटल है ना, इसको पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से जानते हैं। यानी जितना नीचे जाते हैं ना, बहुत ही जल्दी ये पॉजिटिव अपने आप, बहुत ही जल्दी अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है, बहुत ही जल्दी अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो जब इसको इसी के नाम से जानते हैं, तो जितना नीचे जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी जितना नीचे आएंगे इसकी पॉजिटिव होने की क्षमता यानी पावर जो है और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और बात आई इसकी एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं, ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसके नाम से जानते हैं, उसके नाम से जानते हैं। जो एल्कली मेटल होता है, ये हैलोजन ग्रुप होते हैं ना, इनको जानते हैं कि ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के वजह से इनको जानते हैं। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इनका ईएन वैल्यू है वो कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, यानी दूसरों का इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएंगे। तो इसकी वजह से ये ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी घट जाती है, और जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। समझ आ गया? यस सर। सबको समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। सर हेलोजेंस की डाउनवर्ड जाते वक्त रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? मैं बताया तो, ये किसके नाम से जाने आते हैं? ये जानते हैं कि दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींच के, यानी दूसरों का खाने के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये लोग नीचे आते हैं ना, इनकी पावर कम होते जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अब तुम बताओ, तुमको जानते ही ये पूजा पाठ कराने के नाम से, लेकिन पता चले तुमको आता ही ना हो, तो फिर क्या कराओगे तुम? इसकी वजह से इनका वैल्यू गिर जाता है, यानी कि नीचे जाने पे इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। समझ आ गया? यस सर। मुझे लग रहा है मैक्सिमम को समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है यार। ये तो बना लेना आप लोग। ये क्या है? ये बना लोगे। एन एलिमेंट हैज आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट नेक्स्ट प्लेस्ड बिलो टू इट। ये लोग आप लोग बना लोगे, मुझे लग रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट यस सर। नोबल बना लोगे आप लोग। ये भी आप लोग कर लोगे। व्हाट इज मेटेलिक रेडियस? बुक पढ़ना यार। कोवैलेंट रेडियस, वॉन्डर वॉल रेडियस, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच। आराम से बना लेना यार बुक से। अब मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? मेटेलिक रेडियस में NaCl का आप लोग बना लेना, NaCl का बना। कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस में मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ। कोवैलेंट में किसी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हो उसको ले लेना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हो। ठीक है, जैसे मानो क्या बोलते हैं, CH4 हो गया, ऐसे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? जो नोबेल गैस होते हैं ना, वो बनाते ही नहीं है, किसी के साथ करते ही नहीं है रिएक्शन, तो वंडरवॉल रेडियस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। सबसे पहले देख लो जो एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। जो डी ब्लॉक है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तो आप लोग जानते ही हो, एफ ब्लॉक। समझ आ गया सबको? समझ आ गया यार? यस एक बार Yes, सभी yes. कमेंट बॉक्स में हाँ बोल दो, सबको समझ आ गया। और मेरे सेशन में एंजॉय किए कि नहीं, सभी बताओ यार, कैसा लगा मेरा सेशन? तो बहुत अच्छा लगा, नई नई ट्रिक सीखने को मिली। बिल्कुल, ये ट्रिक हमेशा मिलेगा आप लोग को, जैसे जैसे रेगुलर क्लासेस होते जाएंगे ना। अभी तो बताओ यार, एक क्लास में कितना ट्रिक बताऊं आप लोग को, नहीं हो पाता है। तो रेगुलर क्लासेस होंगे ना, उसमें काफी मजा आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। सर। देखो क्या होता है, अभी आप लोग की रेगुलर क्लासेस मुझे लग रहा है आप लोग के एग्जाम खत्म होने के उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग ऐसे ही बस मजे कीजिए, अच्छा लगा होगा मुझे लग रहा है आप लोग को। अब पता है कि आप लोग के लिए किया गया है, आप लोग के लिए एक और चीज किया गया है कि मंडे से पता है क्या होगा, मंडे से ये होगा ना कि एक जो 10 से 11 क्लास होती है ना, इसको ओपन बैच कर दिया जाएगा। ओपन बैच यानी कि सबके लिए ये होगा। और इसमें क्या होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा। एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा, ताकि देखो रेगुलर बैच में मैं बताऊंगा ना तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, बहुत लोग के ऊपर से जाएगा, या फिर बोलेंगे सर दोबारा बता दो, ये कर दो वो कर दो, तो मजा नहीं आएगा। बट इसमें क्या करेगा ना, इसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें, जो अच्छे बच्चे वो भी इंजॉय करें और हम लोग भी इंजॉय करें। समझ रहे हो आप लोग? तो सभी को अटेंड करना यार, ये सेशन सभी को अटेंड करना। कैसा ओके लगा? सर। काफी अच्छा आप लोग के लिए। आप लोग ऐसे क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे एडवांस में क्वेश्चन आता है। काफी मतलब लेवल काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके सर। मुझे लग रहा है सबको समझ आ रहा होगा, सभी को एंजॉय किया होगा मेरे सेशन को, सबने एंजॉय किया मजे से काफी। यस सर।